भारत की आजादी के उस अध्याय की ओर चलते हैं जिसे इतिहास की किताबों में बहुत कम जगह मिली, लेकिन इसकी गूंज ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों तक पहुंची। ये कहानी है रेशमी रुमाल तहरीकी नामी एक ऐसी खामोश क्रांति की जिसमें आजादी की योजनाएं रेशमी कपड़ों पर लिखकर भेजी जाती थी और जिसमें सबसे अहम भूमिका निभाई देवबंद के उलेमा ने, जो बाद में जमीयत-उलमाए हिंद के संस्थापक बने। जय हिंद दोस्तों, आदाब, नमस्ते। इस नई सीरीज में हम आपको उन किस्सों की कहानियों तक पहुंचाएंगे जिन्हें इतिहास या किताबों में उतनी जगह नहीं मिली जितने वो हकदार थे। इस सीरीज की शुरुआत में एक ऐसे ही किस्से से करेंगे जिसे नाम दिया गया है रेशमी रुमाल तहरीक और जिसने अंग्रेजों के बड़े साम्राज्य की नींव हिलाकर रख डाली। साल था 1913। देवबंद के साधारण से कमरे में चिराग की हल्की रोशनी में कुछ बड़े सपने पल रहे थे। यहीं बैठे थे तीन महान व्यक्तित्व, शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन, मौलाना अब्दुल्ला सिंधी और मौलाना हुसैन अहमद मदनी। मौलाना महमूद हसन ने कहा कि अंग्रेज हमें कमजोर समझते हैं, लेकिन अगर हम अफगानिस्तान, तुर्की और जर्मनी की ताकत को जोड़ लें तो अंग्रेजी राज की जड़ें हिल सकती है। उबैदुल्ला सिंधी ने चिंतित होकर पूछा, लेकिन मौलाना संदेश भेजेंगे कैसे? हर तरफ अंग्रेजों की नजर है। तभी मौलाना मदनी ने एक रेशमी कपड़ा उठाया और मुस्कुराकर कहा, कागज पर लिखा जाएगा, देखने वालों को ये बस रुमाल लगेगा, पढ़ने वालों को आजादी का नक्शा। और इसी विचार के साथ जन्म हुआ भारत की सबसे गुप्त और सबसे साहसी क्रांतियों में से एक रेशमी रुमाल तहरीक का। रेशमी कपड़ों पर कोड भाषा में संदेश लिखे जाते थे, फिर उन्हें अफगानिस्तान, तुर्की और जर्मनी तक पहुंचाया जाता था। इस संदेशों में भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने का अंतर्राष्ट्रीय योजना छिपा होता था। कल्पना कीजिए, ऊंट के कारवां, पहाड़ी रास्ते, सीमा के पास रहने वाले संपर्क सूत्र और उनके हाथों में एक छोटा सा रुमाल जिस पर आजादी का सपना लिखा था। उबैदुल्ला सिंधी अफगानिस्तान पहुंचे। वहां उन्होंने अमानुल्लाह खान से मुलाकात की। हमारी कोशिश सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, पूरे एशिया की आजादी की है, हमें आपका साथ चाहिए। अमानुल्लाह खान ने जवाब दिया, अगर हिंदुस्तान उठ खड़ा हो वो एशिया की सुबह बदल जाएगी। लेकिन हर क्रांति की तरह यहां भी जोखिम था। एक भारतीय जासूस ने ब्रिटिश अधिकारियों को सूचना इस पूरे मामले की दे दी। ब्रिटिश अफसरों ने जब रुमाल को खोला तो चौंक कर बोले, दिस इज नॉट अ हैंकरचीफ, दिस इज कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द क्राउन। योजना पकड़ ली गई, रुमाल जब्त कर लिए गए और शुरू हुई गिरफ्तारियों का लंबा लिस्ट। शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन को माल्टा की जेल भेजा गया। मौलाना मदनी को भी कैद किया गया। उबैदुल्ला सिंधी निर्वासन में चले गए, लेकिन इन उलमाओं का हौसला टूटने वाला नहीं था। माल्टा की जेल में मौलाना महमूद हसन ने कहा कि अगर हमारी कुर्बानी से मेरे मुल्क की सुबह होती है तो ये कैद भी हमारे लिए इबादत है। 1919 में जब ये उलमा जेलों और निर्वासनों से वापस लौटे तो उन्होंने आजादी की लड़ाई को एक नया रूप दिया। इन्हीं नेताओं ने मिलकर बनाया जमीयत-उलमाए हिंद। ये संगठन रेशमी रुमाल तहरीक की आत्मा को लेकर आगे बढ़ा, लेकिन अब गुप्त योजनाओं की जगह खुली राजनीति लड़ाई थी। जमीयत-उलमाए हिंद ने खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन और राष्ट्रीय संघ में सबसे आगे बढ़कर हिस्सा लिया। मौलाना मदनी इसी दौर में कहा करते थे, उन्होंने कहा था कि हमारी लड़ाई किसी ताज के लिए नहीं है, हमारी लड़ाई हिंदुस्तान की आजादी के लिए है और यही लड़ाई हिंदू मुस्लिम एकता से होकर जीती जाएगी। रेशमी रुमाल तहरीक भले ही रेशमी कपड़ों पर लिखी गई थी, लेकिन इस शब्द इसका इतिहास की सबसे मजबूत इबारत बन गए। ये कहानी है उन उलमा की जिन्होंने बंदूक नहीं उठाई, तलवार नहीं चलाई, लेकिन रेशमी रुमाल पर लिखे उनके संदेश ब्रिटिश साम्राज्य को हिला गए। और यही खामोश तहरीक आगे चलकर आजादी के बड़े आंदोलनों की बुनियाद बनी। आपके इस इतिहास की इस अनसुनी लेकिन महान कहानी को साझा करते हुए विदाई लेना चाहूंगी।
और आपको ऐसे और अनसुलझी कहानियां चाहिए तो कमेंट करके हमें बताइए और हम हाजिर होंगे उस किस्से कहानी की तमाम जानकारियों के साथ। शुक्रिया दोस्तों।